हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो आज इसी क्रम में आपका सीसेट 2012 का पेपर है। हम लोग इसका जो है पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज भी आपकी पैसेज से स्टार्टिंग हुई है। परिच्छेद 1 है आपका। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि नए भौगोलिक क्षेत्रों में कभी कभी मानव हस्तक्षेप के बिना ही विदेशज जातियों का प्राकृतिक रूप से संक्रमण हो जाता है तथा भी मानव क्रियाकलापों ने इसे अल्प से बृहद संक्रमण में परिवर्तित कर दिया है। मानव जनित यह प्रवेश या तो मनुष्य के अप्रत्याशित आवागमन से अथवा समझबूझकर अवैधानिक रूप से किसी व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति करते हुए अथवा वैधानिक रूप से सर्वसाधारण के आशंकित लाभ हेतु यथा किसी कीट को नियंत्रण में लाते हुए, नए कृषि उत्पादों को उत्पन्न करते हुए या मनोरंजन के नवीन साधन उपलब्ध कराते हुए हो सकते हैं। बहुत सी प्रवेशक जातियां बिना अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव के समुदाय में समाहित हो जाती हैं, किंतु उनमें से कुछ जातियां देशज जातियों और प्राकृतिक समुदायों में नाटकीय परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। प्रशांत महासागर में बसे गुआम द्वीप में भूरे वृक्ष सर्प बोएगा इर्रेगुलरिस के अप्रत्याशित प्रवेश और उसके द्वारा नीड़ पर भक्षण करने से 10 देशज वन पक्षी जातियां यहां पर विलोपन के कगार पर पहुंच गई हैं। संसार में विद्यमान विशाल जैव विविधता का एक प्रमुख कारण है विशेष क्षेत्रीय केंद्रों की उपस्थिति, जिससे संसार के विभिन्न भागों में एक जैसे आवासों में भी अलग अलग समूहों की जातियां विकसित हुई हैं। यदि प्रत्येक जाति संसार के हर हिस्से में प्राकृतिक रूप से प्रवेश कर पाती तो हम यह अपेक्षा कर सकते थे कि कुछ चंद सफल जातियां ही प्रत्येक जीवों में प्रबल बन जाती। यह समजातीयकरण का मतलब क्या है? एक जैसी जीवों की जो जातियां होती हैं उसे समजातीय कहते हैं। यह समजातीकरण जिस पैमाने पर प्राकृतिक रूप से हो सकता है उस पर उन प्रकीर्णन के भौतिक अवरोधों के कारण अधिकांश जातियों की सीमित प्रकीर्णन शक्ति द्वारा रोक लगी हुई है। मानव द्वारा प्रदत्त आवागमन के अवसरों से यह प्राकृतिक अवरोध अनवरत वृद्धि उन्मुख विदेशज जातियों द्वारा भंग किए जा रहे हैं। इन प्रवेशनों के प्रभाव स्वरूप विशाल वैविध्यपूर्ण स्थानीय सामुदायिक संयोजन कहीं अधिक समजातीय संयोजनों में परिवर्तित हो गए हैं। यह निष्कर्ष निकालना तथापि त्रुटिपूर्ण होगा कि किसी क्षेत्र में जातियों का प्रवेशन वहां की जातीय समृद्धता को अपरिहार्य रूप से छीड़ कर देता है। फिर से एक एग्जाम्पल है। यूरोपीय महाद्वीप में पौधों, अकेशरुकियों तथा कशेरुकियों की अनेक जातियां पाई जाती हैं जो ब्रिटिश द्वीप समूह में नदारत हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सी जातियां अंतिम हिमयुग के पश्चात अब तक अपने को पुनर्निवेशन करने में विफल नहीं हैं। उनके प्रवेशन से ब्रिटिश द्वीप समूह में जैव विविधता का संवर्धन हो सकता है। उपर्युक्त अर्थपूर्ण क्षतिकारक प्रभाव तभी उपजता है जब आक्रामक जातियां उन देशज जीवजात के सम्मुख नई चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं जिनसे जूझने की क्षमता उनमें नहीं होती। तो चलिए, हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है पूरा। अब इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है और ये सारे क्वेश्चन जो है इसी पैराग्राफ से आपको निकालने हैं। पहला आपका यहाँ क्वेश्चन है, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है, नए भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशज जातियों का प्रवेशन सदैव जैव विविधता को घटाता है। नए क्षेत्रों में मानव द्वारा विदेशज जातियों को प्रवेश कराने से सदैव स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में बृहद परिवर्तन हुए हैं। अगला है, मानव ही वह अकेला कारक है, कारक लिखा हुआ है, कारक है ये, जिसने विशाल वैविध्यपूर्ण स्थानीय सामुदायिक संयोजनों में परिवर्तित कर डाला है। या अगला है डी वाला, इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपने अगर पैराग्राफ पर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग पर आते हैं। यहाँ पर हमने ये भी देखा है, पहले वाले पैराग्राफ में यहाँ पे माना गया है कि जब विदेशज जातियाँ कहीं किसी जगह एंटर करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की जो देसी जातियाँ हैं उन पर ये प्रभाव डालती हैं। यानी यहाँ पर हमने ये बात देख ली है। यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दिया है इन्होंने, यानी कि ये प्रशांत महासागर का एक सर्प है बोएगा इर्रेगुलरिस, इसका यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है। अब इसके अंतिम पैराग्राफ में इन्होंने एक बात और बोल दी है, लेकिन ये निष्कर्ष निकालना तथापि त्रुटिपूर्ण होगा कि किसी क्षेत्र में जातियों का प्रवेशन वहाँ की जाति समृद्धता को अपरिहार्य रूप से छीड़ कर देता है। यानी यहाँ पर इन्होंने एक और एग्जाम्पल ये दे दिया है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि विदेशी जातियों का आगमन क्या होता है, हमारी जो विविधता है उसको समृद्ध बनाता है। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल इन्होंने और दे दिया है। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला कथन है ये कह रहा है कि सदैव, यानी कि विदेशी जातियों का प्रवेशन सदैव जैव विविधता को घटाता है या घटता है, ये कथन गलत हो जाएगा। यानी कि ये
सदैव घटाता नहीं है, कभी कभी क्या है समृद्ध भी बनाता है। घटाता कब है, ये भी घटाने का मतलब कब होता है, जब ये जातियां जो होती हैं विदेशी जातियां अपना आक्रामक रूप धर लेती हैं और नई जीव जात जो देशज जीव जात हैं उनके सामने अगर चुनौती खड़ी करती हैं तो कहीं ना कहीं ये घटाता है। लेकिन अब ये प्रवेश नॉर्मल तरीके से कर रही हैं तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं ये कहीं ना कहीं समृद्ध बनाते हैं, यानी जैव विविधता को समृद्ध बनाने का काम करते हैं। तो पहला वाला कथन तो आपका गलत हो जाएगा। अगला कथन है कि नए क्षेत्रों में मानव द्वारा विदेशज जातियों को प्रवेश कराने से सदैव स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में बृहद परिवर्तन हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ है इसको मैंने अलग कलर से किया हुआ है। आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा होगा और आप पैराग्राफ से समझ रहे होंगे। यहाँ पर ये कहीं नहीं कहा गया है कि मानव के द्वारा जो है नई जातियों का यहाँ पे प्रवेश करवाया जाता है या विदेशी जातियों का मानव के द्वारा प्रवेश करवाया जाता है। यहाँ पर ये बात पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखी गई है। तो इस हिसाब से आपका ये वाला कथन भी आपका जो है गलत हो जाएगा। इसके अलावा मानव ही वह अकेला कारक है जिसने विशाल वैविध्यपूर्ण स्थानीय सामुदायिक संयोजनों में परिवर्तन कर डाला है। ये भी देखिए ये कथन आपका ये भी कह रहा है, यानी आप जब पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और पूरा जो आपका पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये वाली जो लाइन दी हुई है इसको कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर पूरा एक सामान्य हम जो कह सकते हैं अपनी राय मानव के इर्द गिर्द नहीं बना सकते हैं, यानी मानव को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं एक सामान्यीकरण के आधार पर। तो यहाँ पर ये आपका सी वाला कथन भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल डी वाला कथन सही है, यानी कि इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो आंसर होगा पहले का डी। सेकंड प्रश्न है अब आपका, मानव नए भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशज जातियां प्रवेशन करता है, यानी मानव नए भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशज जातियों को प्रवेशन करता है। इसके बारे में पूछा गया कौन सा कथन सही है। स्थानीय जातियों के साथ विदेशज जातियों के प्रजनन के लिए, कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए, सौंदर्यीकरण और भूदृश्यन के लिए। देखिए उसी पैराग्राफ में फिर से जाते हैं जो हमने पढ़ा है। मानव जब भी प्रवेश करता है किसी मान लीजिए प्राकृतिक क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो क्या उद्देश्य होता है, उसके व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रवेश करता है, यानी या तो लाभ के उद्देश्य के लिए प्रवेश करेगा या फिर किसी कीट को नियंत्रण में लाने के लिए करेगा या फिर नए कृषि उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए करता है या फिर मनोरंजन के नवीन साधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मानव जो है कहाँ करता है, प्राकृतिक क्षेत्रों में प्रवेश करता है। ये दो रीजन यहाँ पे आपने को मिल गए हैं। तो यहाँ पर आपके केवल यही दो रीजन आपके सही हैं, यानी कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए मानव प्रवेश करता है भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशज जातियों के प्रवेशन के साथ, या फिर सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण का मतलब क्या होता है कि आप लोगों का मन करता है कि पहाड़ों को घूमने जाएं, पहाड़ों को देखने जाएं या फिर कोई और स्थान को देखने जाएं जो हरियाली हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों उद्देश्य निकल कर आ रहे हैं, पहला वाला यहाँ पर नहीं है, यानी स्थानीय जातियों के साथ विदेशज जातियों के प्रजनन के लिए मानव यहाँ पर इस उद्देश्य से प्रवेश नहीं करता है। केवल सेकंड और थर्ड कथन सही है। तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड और थर्ड। तीसरा प्रश्न है अब आपका, प्राकृतिक परिस्थितियों में समजातीकरण पर कैसे अंकुश लगा रहता है। समजातीकरण का मतलब क्या है कि प्राकृतिक परिस्थितियां में कोई भी जगह है, कोई भी स्थान है, वहां पर जो समजातीकरण अगर हो जाएगा तो क्या होगा, वहां की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा जैव विविधता डाइवर्स रहेगी, यानी कि वैविध्यपूर्ण रहेगी, उतना ही वहाँ पर वो कह सकते हैं समृद्ध बन जाएगी। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि मान लीजिए कोई घास का मैदान है और घास के मैदान में केवल हिरन ही रह जाए, मान लीजिए वहाँ पर हिरन जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाए, तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी कि जो घास का मैदान है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उसके बाद हिरन भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन वहीं जब हिरनों के साथ कोई वहाँ पे जो है उन्हें खाने वाला प्रेडेटर जंतु जो है वो भी होगा, जैसे शेर अगर है, बाघ है, चीता है, मांसाहारी जंतु है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहेगा। यानी कि ना तो हिरनों की संख्या ज़्यादा बढ़ पाएगी और ना ही वहाँ की जो घास है या वहाँ की जो समृद्धता है वो खत्म हो पाएगी। तो इसलिए समजातीकरण के ऊपर जो बताया गया है वो ये कहा गया है कि समजातीकरण भी अच्छा नहीं होता है और ये कैसे इस पर कंट्रोल लगता है। स्थानीय आवासों के विशिष्ट जाति समूहों के विकास से, समुद्री तथा पर्वतीय श्रेणियों की उपस्थिति से, जाति समूहों के स्थानीय भौतिक और जलवायविक परिस्थितियों के प्रति प्रबल अनुकूलन से। इस संदर्भ में उपयुक्त सभी कथन ए, बी और सी सही हैं। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं। अब थोड़ा सा मैं पीछे फिर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं बार बार आपको पैराग्राफ क्यों दिखा रहा हूँ, पैराग्राफ दिखाने का रीजन मेरा यही है ताकि आप समझ सकें कि आंसर हम कहाँ से उठा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो आपका पैराग्राफ है समजातीकरण वाला, कि समजातीकरण कैसे रुकता है, तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि भौतिक अवरोधों के कारण क्या होता है, समजातीकरण रुकता है। और भौतिक अवरोध क्या होते हैं, पर्वत आपका एक भौतिक अवरोध है, ठीक है, समुद्र का होना एक भौतिक अवरोध है। यानी मान लीजिए, यानी कि हिमालय के इस पार कुछ अलग जीव जंतु होंगे, हिमालय के उस पार कुछ अलग जीव जंतु होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ वाले जीव जंतु ये पर्वत को क्रॉस करके इस साइड में नहीं पहुंच पाएंगे और इस साइड वाले इस साइड में नहीं आ पाएंगे। ठीक उसी तरह समुद्र वगैरह है,
तमाम जंतु ऐसे होते हैं जिनको तैरना नहीं आता है, तो वो समुद्र के इस किनारे रह जाएंगे, दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, कहीं ना कहीं समजातीकरण नहीं हो पाएगा, यानी कि जो जहाँ की जैव विविधता है वो वहीं पर बनी रह जाएगी, और ऐसे करके ये भौतिक अवरोध यहाँ पर ये समजातीकरण नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर आपका ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि समुद्री तथा पर्वतीय श्रेणियों की उपस्थिति से प्राकृतिक परिस्थितियों में समजातीकरण पर कैसे अंकुश लगा रहता है, तो ये लगा रहता है आपके समुद्री और पर्वतीय श्रेणियों की उपस्थिति से। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर होगा आपका बी वाला। चौथा प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, मानव ने यहाँ बोला गया है, मानव ने जैव विविधता को कैसे प्रभावित किया है? जीवित जीवों की तस्करी द्वारा, राजमार्गों के निर्माण द्वारा, पारिस्थितिकी तंत्र को संवेदनशील बनाकर जिससे कि नई प्रजातियां उसमें प्रवेश न कर सकें, यह सुनिश्चित करके कि नई जातियों का स्थानीय जातियों पर अधिक प्रभाव न पड़ सके। यानी मानव ने जैव विविधता को कैसे यहाँ प्रभावित किया है, ये आपको यहाँ पर एक आंसर यानी एक रीजन आपको देना है। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है और सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है। पहला वाला आपने देखिए फिर से वही लाइन पे जाते हैं कि मानव जन, देखिए इस लाइन पर मैं फिर से पहुंचता हूं, यानी कि ये सॉरी ये लाइन, ये वाली लाइन है, मानव जनित यह प्रवेश या तो मनुष्य के अप्रत्याशित आवागमन से अथवा समझबूझकर अवैधानिक रूप से, अवैधानिक का मतलब क्या है, ये जो कानूनी रूप से गलत है। तो जीवों की तस्करी क्या है, अवैधानिक तो ये है भाई, जीवों की तस्करी करना, आप किसी जीव की, जैसे शेर की खाल है या बाघ की खाल है, इसको बेचना या किसी को हंट करना, ये क्या है, कानून के खिलाफ ही तो है, ये अवैधानिक कृत्य ही तो है। तो इस हिसाब से आपका जो है यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जीवित जीवों की तस्करी द्वारा, इसके अलावा राजमार्गों के निर्माण द्वारा। क्योंकि जब मानव की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो भौगोलिक प्रदेश है, भौगोलिक क्षेत्र है, वहां पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं मानव ने व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया है, यहाँ पर अपनी आवाजाही को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आपका ये चौथा वाला जो प्रश्न है, इसका पहला और दूसरा वाला कथन जो है ज़्यादा सटीक है, क्योंकि उसका जो अर्थ है उसी पैराग्राफ से निकल कर आ रहा है। यहाँ पे तीसरा चौथा इसका नहीं होगा, यानी यहाँ तीसरा चौथा आप पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र को संवेदनशील बनाकर जिससे कि नई जातियां उसमें प्रवेश ना कर सकें, ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका ए, एक और दो दोनों। देखिए मैं बार बार आपको, अब की इस बार मैंने प्रयास ये किया है सीसेट 2012 वाले पेपर से कि जो लाइनें हैं, जिन लाइनों से उत्तर आपके बन रहे हैं, उनको मैंने अलग अलग कलर में कर दिया है, जिससे कि आपको पहचानने में आसानी हो सके कि ये वाला उत्तर यहाँ से सर ने निकाला है। पांचवा प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर दिया गया है, विदेशज जातियों के संक्रमण का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव हो सकता है? यानी जो विदेशज जातियाँ किसी जगह पर प्रवेश करती हैं तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है? पहला प्रभाव बताया गया देशज जातियों का क्षरण, सेकंड है पारिस्थितिकी तंत्र समुदाय के जातीय संगठन में परिवर्तन। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, उस पैराग्राफ पढ़ने से आपको ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से निकल कर आ गई कि भाई जब विदेशज जातियों का संक्रमण होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, एक तो पारिस्थितिकी तंत्र समुदाय के जातीय संगठन में परिवर्तन आ जाएगा। यानी मान लीजिए अगर यूरोप जैसी स्थिति है, जैसे यहाँ पर ये इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है, कई बार क्या होता है, ये जो आपकी विदेशज जातियाँ हैं समृद्ध बनाती हैं, यानी जैव विविधता को समृद्ध बनाती हैं, तो भी यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। या फिर कोई आक्रामक जातियाँ हैं तो भी वहाँ की जो वहाँ की स्थानिक जातियाँ हैं या फिर देसी जातियाँ हैं उनको नष्ट कर देंगी। तो यहाँ पर आपके दोनों ही जो कथन दिए हुए हैं वो सही हैं यहाँ पर, यानी देशज जातियों का क्षरण भी होगा और कई बार क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र समुदाय के जातीय संगठन में परिवर्तन भी आएगा। तो यहाँ पर आपका 5 में का 1 और 2 यानी कि सी वाला कथन आपका सही है, तो आंसर है आपका सी। अब आपका अगला परिच्छेद दिया हुआ है, यानी अब हम अगला वाला परिच्छेद देखेंगे। लोकतंत्र के अधिकांश हिमायती भी यह सुझाने में बल्कि वाक संयम बरतते रहे हैं कि लोकतंत्र स्वयं ही विकास को और समाज कल्याण समृद्धि को बढ़ाता है और उनकी प्रवृत्ति इन्हें अच्छे किंतु सुस्पष्टतः अलग और व्यापक रूप से स्वतंत्र लक्ष्यों के रूप में देखने की हुई है। यानी कि क्या हुआ है, एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात बार बार कहते हैं कि भाई लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र बहुत बेटर है और वो विकास में सहायक है, कुछ लोगों का ये मानना है। यानी कि लोकतंत्र क्या है, विकास को और समाज कल्याण समृद्धि को बढ़ाता है, कुछ लोगों का ये मानना है। लोकतंत्र की जो हिमायती हैं उनका ये मानना है। दूसरी ओर लोकतंत्र के निंदक, यानी एक ओर तो इनका कथन है, एक ओर तो जो लोकतंत्र के फेवर में जो लोग हैं उनका कथन है। दूसरी ओर वो लोग हैं जो लोकतंत्र के निंदक हैं, यानी जो लोकतंत्र की आलोचना करने वाले कि लोकतंत्र बहुत बुरा होता है। लोकतंत्र के निंदक जिसे लोकतंत्र और विकास के बीच गंभीर तनावों के रूप में देखते हैं, उस पर अपना निदानात्मक विचार व्यक्त करने के लिए काफी इच्छुक प्रतीत हुए हैं। यानी क्या करते हैं ये लोकतंत्र के निंदक लोग जो हैं, ये बार बार लोकतंत्र और विकास के बीच गंभीर तनाव के रूप में इसको देखते हैं और अपना यानी कि यहाँ पर अपना सॉल्यूशन सुझाते हैं कि भाई लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र की जगह ये प्रक्रिया होनी चाहिए।
जैसे इन्होंने यहाँ पे सुझाया है अपना जो है निदानात्मक उपाय कि मन बनाइए, आपको लोकतंत्र चाहिए या इसकी जगह आप विकास चाहते हैं। बहुधा इस व्यावहारिक विभाजन वाले सिद्धांतवादी कम से कम प्रारंभ में पूर्वी एशियाई देशों से आए थे और जैसे तैसे 1970 और 1980 के दशकों के पूरे दौर में वे बाद में भी ये अनेक देश लोकतंत्र का अनुसरण किए बगैर आर्थिक विकास के संवर्धन में अत्यधिक कामयाब होते गए। उनके इस मत का प्रभाव बढ़ता गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लोकतंत्र के निंदक लोग हैं और जो विकास के पैरोकार हैं और ये मानते हैं कि भाई लोकतंत्र जो है वो विकास में सहायक नहीं है, उनका मानना ये है कि भाई लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ पर क्या होता है, चीज़ों में देरी होती है, उनका ऐसा मानना है, ऐसा उनके अंदर विचार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एशिया में ये विचार निकला हुआ था। ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये बताया गया है कि एशिया में निकला हुआ था विचार, और एशिया में हुआ भी है, खास करके चाइना में, आपके जो दक्षिण पूर्वी देश हैं आपके एशिया के, उन देशों में भी यही हुआ। वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति निकल कर आया लेकिन उस व्यक्ति ने पूरा का पूरा जिम्मा ले लिया और वहाँ पर विकास करके दिखा दिया। सिंगापुर ले लो आप, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर आपके एशिया कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई ये आपको 1970-80 के दशक में ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इस पैराग्राफ को, अंतिम पैराग्राफ को पढ़कर ये लग रहा होगा कि वास्तव में तानाशाही बहुत बेटर होती है। यानी इस पैराग्राफ के मतलब से आपका यही, आपका जो कह सकते हैं पूरा जो आपकी इमेज क्रिएट हुई होगी आपके माइंड में, तो यही बन रही होगी। इन मुद्दों के संबंध में हमें खास ध्यान इन दोनों अंतर विषयों पर देना पड़ेगा कि विकास किसे कहा जा सकता है और लोकतंत्र की व्याख्या क्या है, विशेषकर मतदान और जन विवेक की अपनी अपनी भूमिकाओं के संदर्भ में। विकास का मूल्यांकन लोग जो जीवन जी पाते हैं और जिस वास्तविक स्वतंत्रता का वे उपभोग करते हैं उससे पृथक नहीं किया जा सकता। यानी विकास का जो मूल्यांकन है किससे, लोग जो जीवन जी रहे हैं और वास्तविक स्वतंत्रता का वे उपभोग कर रहे हैं उससे उसे विकास को हम पृथक नहीं कर सकते हैं। विकास विरले ही सुविधा की निर्जीव वस्तुओं की समृद्धि के आधार पर देखा जा सकता है, जैसे जीएनपी यानी ग्रॉस जो आपकी नेट प्रोडक्ट है वो जीएनपी या व्यक्तिगत आमदनी है, ठीक है, या औद्योगिकरण के वृद्धि चाहे या वास्तविक लक्ष्यों के संसाधनों के रूप में कितने ही महत्वपूर्ण हो, इनका मूल्य यानी विकास का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि ये संबंधित लोगों की जिंदगियों व उनकी स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव डालते हैं, जो कि विकास के विचार का केंद्र बिंदु होना चाहिए। यानी यहाँ पर साफ साफ ये लाइन को आप यहाँ से जोड़ दीजिए कि विकास का जो मूल्य क्या निकल कर आ रहा है कि विकास का जो मूल्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि ये संबंधित लोगों की जिंदगियों पर और उनकी स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव डालते हैं, जो कि विकास के विचार का केंद्र बिंदु होना चाहिए। यानी जो लोकतंत्र की हिमायती हैं वो बार बार ये मान रहे हैं कि लोकतंत्र विकास का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो लोकतंत्र का विचार है, लोकतंत्र का विचार क्या है कि लोगों की जिंदगियों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो ये विचार विकास का केंद्र बिंदु होना चाहिए। यानी ऐसा विकास नहीं चाहिए कि वो बंदूक के दम पर हो, यहाँ पर लोग अपनी आवाज़ उठा ही ना पाएं, ऐसा भी विकास नहीं होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर कही गई है विकास के बारे में। यदि विकास को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक ढंग से मनुष्य की जिंदगियों पर संकेंद्रित कर समझा जाए तो यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि विकास व लोकतंत्र के बीच के संबंध को अंशतः उनके मूलभूत संयोजन के आधार पर देखा जाना चाहिए, न कि मात्र उनके बाह्य संपर्कों के द्वारा। यानी कि उन्हें मूलभूत संयोजन के तौर पर देख के चलना चाहिए। यानी लोकतंत्र का विकास यानी विकास और लोकतंत्र दोनों एक ही कड़ी के हिस्से हैं और दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ का मतलब यहाँ पर यही निकल के आ रहा है। यद्यपि अक्सर यह सवाल भी पूछा जाता रहा है कि क्या राजनीतिक स्वतंत्रता विकास में सहायक होती है, फिर भी हमें इस निर्णायक पहचान को नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक स्वतंत्रताएं एवं लोकतांत्रिक अधिकार विकास के संगठक अवयवों में से हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार किस में आते हैं, ये विकास के संगठक अवयव हैं, यानी विकास में ही ये शामिल हैं। यानी किसी व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करना, लोकतांत्रिक अधिकार देना, ये भी विकास है। अगर मान लीजिए देश में इस तरह का विकास, इस तरह की जो स्वतंत्रताएं नहीं है, तो हम तो कह सकते हैं उस देश में विकास नहीं हुआ है। जैसे आपके सामने अफगानिस्तान का एग्जाम्पल है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ तालिबान है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे तालिबान विकास को अवरुद्ध कर रहा है, यानी लोगों की जो राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं, लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उनको उनका हनन कर रहा है। तो ये यहाँ पर इस बात से स्पष्ट हो रही है कि विकास में दोनों चीजें निहित होती हैं। विकास हेतु इनकी प्रासंगिकता अप्रत्यक्ष है, जीएनपी की अभिवृद्धि में उनके योगदान के द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जरूरी नहीं है कि जीएनपी के जरिए ही हम विकास को मापें। ये बात यहाँ पे अंतिम पैराग्राफ में ये बात कही गई है। चलिए यहाँ पर 1 बाय 1 करके आंसर देख लेते हैं। पहला है छठवां आंसर है इसका, क्वेश्चन है छठवां, परिच्छेद के अनुसार लोकतंत्र के निंदक लोकतंत्र और विकास के मध्य क्यों एक गंभीर तनाव समझते हैं। यानी लोकतंत्र के जो निंदक हैं वो लोकतंत्र और विकास के मध्य क्यों एक गंभीर तनाव समझते हैं, इसका आपको यहाँ पर चूज करना है। लोकतंत्र व विकास सुस्पष्ट और पृथक लक्ष्य हैं। आर्थिक अभिवृद्धि को शासन की
लोकतंत्रीय प्रणाली का अनुसरण कर किए बगैर भी सफलतापूर्वक उन्नत किया जा सकता है। अगला है यहाँ पर, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ आर्थिक अभिवृद्धि को लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों की तुलना में अधिक तीव्र गति से तथा अधिक सफलतापूर्वक जो है प्रदान करती हैं, या फिर डी वाला, इनमें से तीनों ही सही हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला कथन ले लेते हैं, लोकतंत्र व विकास तो स्पष्ट और प्रत्यक्ष लक्ष्य हैं, ये बिल्कुल गलत है। यानी हमने यहाँ पर ये समझ लिया है लोकतंत्र और विकास दोनों जो है पृथक लक्ष्य नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। अगर आप निंदकों की बात देखें और निंदकों वाला जो आर्टिकल है उस पर पहुंचे, इस पैराग्राफ पे पहुंचे, तो लोकतंत्र के निंदक क्या कहते हैं, जिसे लोकतंत्र और विकास के बीच गंभीर तनाव के रूप में देखते हैं, उस पर अपना निदानात्मक विचार व्यक्त करने के लिए काफी इच्छुक प्रतीत होते हैं। यानी कि ये एक एग्जाम्पल देते हैं कि मन बनाइए, आपको लोकतंत्र चाहिए या इसकी जगह आप विकास चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर से आते हैं प्रश्न पर, यानी कि ये क्या कह रहे हैं, ये आर्थिक अभिवृद्धि को शासन की लोकतंत्रीय प्रणाली का अनुसरण किए बगैर भी सफलतापूर्वक उन्नत किया जा सकता है। यानी कि जो आपके लोकतंत्र के आलोचक हैं उनका मानना यह है कि जरूरी नहीं है लोकतंत्र से ही विकास हो। जो हम यहाँ पर विकास करना चाह रहे हैं, आर्थिक अभिवृद्धि करना चाह रहे हैं, वो हम बिना लोकतंत्र के भी हम कर सकते हैं। तो आपका ये इस पैराग्राफ से ये बात स्पष्ट हो रही है। यानी आप ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जो लोकतंत्र के निंदक हैं बार बार ये कह रहे हैं कि बिना लोकतंत्र के भी हम आर्थिक अभिवृद्धि को हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर बी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। सी वाला कथन है कि गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां आर्थिक अभिवृद्धि को लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों की तुलना में अधिक तीव्र गति से और अधिक सफलतापूर्वक प्रदान करती हैं। देखिए आप ये पैराग्राफ अगर दोबारा फिर से पढ़ेंगे, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ मिलेगा कि यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है कि जो गैर लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे आर्थिक अभिवृद्धि ज़्यादा होती है या लोकतांत्रिक में कम होती है। यहाँ पे कंपेयर नहीं दिया हुआ है, यानी कंपेरिजन नहीं दिया हुआ है, ये समझ लीजिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका सी वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल बी वाला कथन सही है। तो छठवें का आंसर है आपका बी वाला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सातवां प्रश्न है अब आपका, परिच्छेद के अनुसार विकास का मूल्यांकन लक्ष्य दृष्टि क्या होना चाहिए। यानी यहाँ पे परिच्छेद जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग विकास का जो अंतिम मूल्यांकन है ये क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। प्रति व्यक्ति आय व औद्योगिक समृद्धि दरों में वृद्धि, मानव विकास सूचकांक तथा जीएनपी में सुधार, बचतों व उपभोग प्रवृत्तियों में वृद्धि, उस वास्तविक स्वतंत्रता का विस्तार जिसका नागरिक उपभोग करते हैं। देखिए यहाँ पर जो लेखांश का पैरा है, यानी लेखांश के पैरा में बात कही गई है, विकास हेतु इनकी प्रासंगिकता अप्रत्यक्षित है। ये वाला पैराग्राफ मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आपके सामने दिया हुआ है। ये जो है ना ये वाला पैराग्राफ, तो विकास के लिए जो बताई गई है इन्होंने कि विकास में सहायक जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये विकास हेतु इनकी प्रासंगिकता अप्रत्यक्षित है। जीएनपी की अभिवृद्धि में उनके योगदान के द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रताएं और लोकतांत्रिक अधिकार मिल जाएं तो वो भी अपने आप में विकास है। हम केवल जीएनपी से इसको माप नहीं सकते हैं, ये बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि विकास परिच्छेद के अनुसार विकास का मूल्यांकन लक्ष्य या दृष्टि उस वास्तविक स्वतंत्रता का विस्तार जिसका नागरिक उपभोग करते हैं, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे सातवें का आंसर होगा आपका डी वाला। आठवां प्रश्न है अब आपका, लोकतंत्र व विकास के मध्य मूलभूत संयोजन का क्या निहितार्थ है। यानी मूलभूत संयोजन की जो बात हो रही है इसका क्या निहितार्थ है। इनके मध्य संबंध को बाह्य संपर्कों के माध्यम से देखा जाना चाहिए। केवल राजनीतिक व नागरिक अधिकार ही आर्थिक विकास की ओर ले जा सकते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रताएं एवं लोकतांत्रिक अधिकार विकास के सारभूत तत्व हैं। ऊपर दिए गए यानी कि इनमें से पूछा गया सब सही है। देखिए यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ था, तो इस पैराग्राफ में बात साफ साफ कही गई है कि जो विकास में क्या आ जाता है, यानी विकास में राजनीतिक स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक अधिकार विकास के संघटक अवयवों में से हैं। तो यहाँ पर आपका जो आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न का आपका यहाँ पर सी वाला कथन आपका सही हो जाएगा कि लोकतंत्र के विकास के मध्य मूलभूत संयोजन का जो निहितार्थ है वो राजनीतिक स्वतंत्रताएं और लोकतांत्रिक अधिकार विकास के सारभूत तत्व हैं। तो यहाँ पर आठवें का आंसर होगा आपका सी। ए और बी दोनों गलत हैं, ठीक है, ए और बी दोनों गलत हैं। आठवें का सी, यानी मैंने आपको डायरेक्ट पैराग्राफ दिखा दिया है जहां से इसका आंसर आ रहा है। अगला परिच्छेद है, परिच्छेद तीसरा है अब आपका। यहां पर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उदारीकरण के साथ प्रतियोगिता नियम की आवश्यकता और संपुष्ट हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम अपने देश में एफडीआई के लिए उदारीकरण करते हैं तो हमें यहाँ पर जो कंपटीशन वाले नियम हैं, जो यानी जो आपके यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार जो नियम बनाती है प्रतियोगिता के, तो उन्हें होना चाहिए, उनकी आवश्यकता हो जाती है और संपुष्ट हो जाती हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव सदैव प्रतियोगिता के पक्ष में नहीं होता।
यानी कहने का मतलब क्या है कि जो एफडीआई है, एफडीआई का प्रभाव क्या होता है, सदैव प्रतियोगिता के पक्ष में नहीं होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां कोशिश करती हैं कि उनका वर्चस्व स्थापित हो जाए। तो बहुधा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी घरेलू प्रतिष्ठान का अधिग्रहण कर अथवा किसी प्रतिष्ठान के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना कर एक विदेशी निगम का रूप ले लेता है। इन कई बार क्या होता है कि ये जो एफडीआई वाली कंपनियां होती हैं या विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी जो घरेलू प्रतिष्ठान है, जैसे आपने देखा होगा हीरो भारतीय था, होंडा विदेशी था, तो हीरो होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया। तो ये बात यहाँ कही गई है, जो एफडीआई है यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, किसी घरेलू प्रतिष्ठान का अधिग्रहण कर या फिर किसी प्रतिष्ठान के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना कर एक विदेशी निगम का रूप ले लेता है। इस प्रकार का अधिग्रहण जो होता है, ये करने से विदेशी निवेशक प्रतियोगिता को पर्याप्त रूप से कम कर सकता है। यानी मान लीजिए जो भारतीय कंपनियां हैं और विदेशी जो निवेशक हैं एफडीआई वाले, धीरे धीरे करके उनमें अपना शेयर बढ़ाकर उनको अपने अंडर में कर लेते हैं, तो क्या होगा, तो ये होगा कि संगत बाजार में प्रबल स्थान हासिल कर सकता है और इस प्रकार ऊंची कीमतें प्रभावित कर सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए जो भारतीय कंपनियां हैं और वो एफडीआई के जरिए विदेशी व्यक्तियों के हाथ में चली जाएं, तो एक दिन ये देखने को मिलेगा कि विदेशी जो लोग हैं उन कंपनियों के माध्यम से बाजार में उनके उत्पादों को ऊंची कीमतों पर बेचेंगे। ऐसे में क्या होगा, कहीं ना कहीं उनका एकाधिकार स्थापित हो जाएगा, उनकी मनमर्जी चलेगी। दूसरा वह दृश्य है जहां प्रत्यक्ष, यानी एक सीन तो ये गिना दिया, एक सीन इन्होंने ये बता दिया एफडीआई का। एक सीन ये हो सकता है कि भाई कंपनियां अपने भारत की किसी कंपनी से टाई अप कर लें और धीरे से उसको चुपके से उसका अपने में अधिग्रहण कर लें, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इन्होंने दिखाया है, दूसरा सीन क्या है कि जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण के अनुगमन में दो भिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी दो भिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज के संबद्ध पक्ष एक विशेष विकासशील अर्थव्यवस्था में एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में स्थापित हुए हों और बाद में जनक कंपनियों का जो विदेश में है विलय हो जाता है। जनक कंपनी का मतलब होता है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पेरेंट कंपनियां। जैसे आपको पता होना चाहिए जो किसी भी, यानी रिलायंस की सही, टाटा इंडस्ट्री की सही, यानी हर किसी की अपनी अपनी छोटी छोटी सब्सिडरी कंपनी होती हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए टाटा और रिलायंस का टाई अप हो गया, तो ऑब्वियसली बात है जो सब्सिडरी यानी कि जो उनकी नवजात वाली कंपनियां आती हैं जिनकी आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही होती है, तो अपने आप में खत्म हो जाती है वो। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि मान लीजिए जो छोटी छोटी जो एमएनसीज हैं, अब छोटी छोटी एमएनसी क्या है, अपने भारत में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। अब हो सकता है कि भाई उनके जो पिताजी हैं यानी उनकी जो पेरेंट कंपनियां हैं वो बड़ी पेरेंट कंपनियां आपस में समझौता कर लें या उनका जो है मर्ज हो जाए, तब क्या होगा, जब कंपनियों के संबद्ध पक्ष स्वतंत्र नहीं रह जाते हैं तो मेजबान देश में प्रतियोगिता वास्तव में समाप्त हो सकती है और उत्पादों की कीमतों में कृत्रिम स्फीति आ सकती है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पर देखिए, आपने सुना होगा जो आपकी कंप्यूटर प्रोसेसर बनता है उसमें दो कंपनियों के नाम फेमस हैं। एक तो आपका इंटेल का नाम आ जाता है और दूसरा आ जाता है एएमडी का, ठीक है। अभी आप देखते होंगे दोनों में कंपेयर करते हैं, इंटेल के प्रोसेसर में और एएमडी के में। अब मान लीजिए इंटेल और एएमडी दोनों का टाई अप हो जाता है, मर्जर हो जाता है, तो क्या होगा, फिर इनके प्रोसेसर की क्या कोई प्रतिस्पर्धा रहेगी? नहीं रहेगी। यानी ये जो कीमत मांगेंगे वो कीमत आपको देनी पड़ेगी। तो ये बात बताई गई है कि कभी कभी क्या है, बड़ी जो एमएनसी कंपनियां हैं और उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कभी मर्जअप कर जाती हैं, तब भी यहाँ पर आपको कीमतों में कृत्रिम स्फीति देखने को मिल सकती है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए अधिग्रहणों और विलयनों के इन अधिकांश विपरीत परिणामों को काफी हद तक एक प्रभावी प्रतियोगिता नियम को लाकर टाला जा सकता है। यानी कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां मनमर्जी ना चलाएं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रतियोगिता नियम लाकर इनके जो गंभीर परिणाम है इनको हम टाल सकते हैं। साथ ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसने एक प्रभावी प्रतियोगिता नियम को कार्यान्वित किया हो, इसे कार्यान्वित न करने वाली अर्थव्यवस्था की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर पाने के लिए बेहतर स्थिति में होती है। देखिए यहाँ पर इस लाइन को भी समझना, आप इस लाइन को अच्छे से समझना। यानी यहाँ पर ये बात कही गई है कि मान लीजिए जिस अर्थव्यवस्था में जो प्रतियोगिता नियम है, यानी जो गवर्नमेंट के जो नियम रेगुलेशन सख्त होते हैं, वो अर्थव्यवस्थाएं भी एफडीआई को अच्छा खासा कह सकते हैं आकर्षित कर पाती हैं। रीजन क्या है, जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी उतना ही कंपनियों में निखार आएगा, उतना ही कंपनियां इनोवेटिव हो पाएंगी, नवाचार ला पाएंगी, उतना ही कंपनियां क्या अपने आप को अपग्रेड करेंगी। आपके सामने देखिए बहुत सारे विकल्प हैं आज की डेट में मोबाइल फ़ोन के। किसी ज़माने में आपके पास मोबाइल फ़ोन के विकल्प नहीं होते थे, वही आपका नोकिया लेना है, मोटरोला है, 2-4 वो सेट होते थे, उन्हीं में से आपको चूज करना होता था। लेकिन आज की डेट में हजारों कंपनियां हैं आपके सामने, हजारों विकल्प हैं आपके सामने। ऑब्वियस सी बात है, हर कंपनी लगी पड़ी है, कुछ ना कुछ हमें एडवांस करना है, कुछ हटके करना है। उससे क्या हो रहा है, कंपनी की भी ग्रोथ हो रही है, सेल्स बढ़ रही है, साथ ही साथ आप भी नई नई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से जो अवगत हो पा रहे हैं, आपको भी लाभ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनियां भी ये चाहती हैं कि एक फेयर प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
मान लीजिए कंपनियां अगर ये कह दें कि कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं मार्केट में, तो उसका मतलब क्या होगा, कंपनी जड़वत हो जाएगी, कंपनी अपने आप में खुद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेगी और एक स्थिति वही आके बनेगी नोकिया जैसी, एक दिन अपने आप में फ्लॉप हो जाएगी। तो इसलिए कंपनियां खुद चाहती हैं कि जहां पर रूल्स रेगुलेशन हो, जहां पर कह सकते हैं प्रतियोगिता के नियम होंगे, तो कंपनियां खुद आकर्षित होंगी, क्योंकि वहां पर उनके लिए मार्केट भी है। ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अपने गृह देश में इस प्रकार के नियम के प्रचालन के अभ्यस्त हो जाने और इस प्रकार के मामलों से निपटने में सक्षम होने की प्रत्याशा की जाती है, अपितु ये इसलिए भी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी प्रतियोगिता के प्राधिकरणों से यह प्रत्याशा रखती हैं कि वे घरेलू और विदेशी प्रतिष्ठानों के बीच समस्तरीय दशाओं पर प्रतियोगिता सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे उन्हीं को लाभ होता है। प्रतियोगिता का होने यहाँ पर कह सकते हैं बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रतियोगिता होगी, ऑब्वियस सी बात है कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी कुछ ना कुछ अलग हटके सोचेगी, और प्रतियोगिता नहीं होगी तो कंपनी क्या है, एक ढर्रे पे चलती जाएगी। एक ढर्रे पे चलने के बाद क्या होगा, कुछ नयापन उसमें नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये परिच्छेद जो है, इस परिच्छेद को आपको बताया गया, इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, यह वांछनीय है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव प्रतियोगिता के पक्ष में हो। अगला है, विदेशी निवेशकों के प्रवेश से आवश्यक रूप से घरेलू बाजारों की कीमतों में स्फीति आ जाती है। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि यह वांछनीय है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव प्रतियोगिता के पक्ष में हो, यानी कि जो आपका अंतिम वाला जो पैराग्राफ, यानी ये वाला जो पैराग्राफ है आपका, ये वाला ये कह रहा है कि जो कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो भी प्रतियोगिता के पक्ष में हैं। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। प्रसंगत कथन आपका जो लेखांश का वाक्य है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव सदैव प्रतियोगिता के पक्ष में नहीं होता, इससे स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो बताया गया कि विदेशी निवेशकों के प्रवेश से आवश्यक रूप से घरेलू बाजारों की कीमतों में स्फीति आ जाती है। देखिए ये कहीं बात नहीं लिखी हुई है कि विदेशी कंपनियों के आने से जो मार्केट की कीमतें हैं उनमें एकदम बढ़ोतरी होती है, ये बात नहीं लिखी हुई है, बल्कि आशंका व्यक्त की गई है। अगर आप पूरा पैराग्राफ ढंग से पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ में आशंका व्यक्त की गई है कि अगर ऐसा हो जाता है और कंपनियां ऐसा कर देती हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा। एक आशंका है, यहाँ पर दावे के साथ ये नहीं कहा गया कि भाई विदेशी कंपनियां आएंगी, एफडीआई आएगा तो कीमतें बढ़ जाएंगी, ये बात यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं कही गई है। तो उस हिसाब से आपका सेकंड वाला यहाँ पर आपका जो है गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका केवल एक। 10वां है आपका, इस परिच्छेद के अनुसार किस प्रकार एक विदेशी निवेशक संगत घरेलू बाजार पर प्रबलता स्थापित कर लेता है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर इस प्रकार इस परिच्छेद के अनुसार किस प्रकार एक विदेशी निवेशक संगत घरेलू बाजार पर प्रबलता स्थापित कर लेता है। पहला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू नियमों को अभ्यस्त हो जाती हैं, इसके द्वारा नहीं, पहला वाला नहीं होगा। विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर लेती हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है कि विदेशी जो निवेशक हैं कैसे घरेलू बाजार पर कब्जा जमाते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि मान लीजिए वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए भारतीय किसी कंपनी के साथ विदेशी कंपनी ने टाई अप कर लिया, ऑब्वियस सी बात है, तो भारतीय बाजार तक पहुंच गई। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, एक विशेष बाजार क्षेत्र के संबद्ध पक्ष अपनी स्वतंत्रताएं खो देते हैं क्योंकि उनकी विदेश स्थित जनक कंपनियां आपस में विलय कर लेती हैं। हाँ ये भी तरीका है, यानी उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी मान लीजिए छोटी छोटी जो सब्सिडरी कंपनी है उनकी अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना टाई अप कर लेंगी तो क्या होगा, जो सब्सिडरियों में आपस में कंपटीशन चल रही वो खत्म हो जाएगी। तो ये तीसरा वाला यहाँ पे रीजन बिल्कुल सही है। विदेशी कंपनियां अपने उत्पादों की लागत को घरेलू कंपनियों के उत्पादों की लागत की तुलना में घटा देती हैं, ये भी नहीं है। आप सेकंड और थर्ड आपका सही है, आप पैराग्राफ फिर से पढ़ सकते हैं, यानी कि ये पैराग्राफ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर आप ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ेंगे, ये ठीक है आपको समझ में दोबारा आ जाएगा, और मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ अभी। तो यहाँ पर आपका दूसरा तीसरा कथन सही है, तो 10वें का आंसर होगा आपका बी, केवल 2 और 3। 11वां है अब आपका, इस परिच्छेद का क्या निष्कर्ष है, यानी ये पूरा जो परिच्छेद है इस परिच्छेद का पूरा निष्कर्ष क्या निकला है ये आपको बताना है। पहला है, विदेशी निवेशक और बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू बाजार पर सदैव प्रबलता स्थापित कर लेती हैं। ये देखिए ये बात प्रबल रूप से कहीं नहीं कही गई है कि विदेशी निवेशक और घरेलू कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर कब्जा जमा लेती हैं, ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है, ठीक है। एक आशंका व्यक्त की गई है। कंपनियों का विलय होने देना घरेलू अर्थव्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ हितों में से नहीं है, ये भी गलत है। यानी कंपनियों का जो विलय होना घरेलू अर्थव्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ हितों में ही आता है, तभी तो एफडीआई को लाया जाता है, एफडीआई की मंजूरी दी जाती है। तो यहाँ पर ये तो नहीं कहा गया है आपके पैराग्राफ में कंपनियों का विलय होने देना घरेलू अर्थव्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ हितों में से नहीं है, ये कहीं पैराग्राफ में ये बात जिक्र नहीं की गई है। प्रतियोगिता नियम के द्वारा घरेलू और विदेशी प्रतिष्ठानों के बीच प्रतियोगिता हेतु समस्तरीय दशाएं सुनिश्चित करना सरल हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है।
आप जो लास्ट का पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रतियोगिता पर ज़्यादा बल दिया गया है। यानी यहाँ पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भी, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी प्रतियोगिता के प्राधिकरणों से यह प्रत्याशा रखती हैं कि वे घरेलू और विदेशी प्रतिष्ठानों के बीच समस्तरीय दशाओं पर प्रतियोगिता सुनिश्चित करेंगे। ये आप अंतिम पैराग्राफ की अंतिम लाइन ये बात स्पष्ट करती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो है सी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विकास हेतु आवश्यक है। ये बिल्कुल सही नहीं है। यानी खुली अर्थव्यवस्था का तो जिक्र ही नहीं आया है पैराग्राफ में, तो होने का मतलब ही नहीं है। तो 11वें का आंसर होगा आपका सी वाला। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका परिच्छेद चौथा वाला है। यहाँ पर निर्धनों के बारे में बात की गई है कि भाई निर्धनों को लेकर ये आपका पूरा परिच्छेद है। जल्दी स्टार्ट करते हैं। निर्धनों को खासकर बाजार अर्थव्यवस्थाओं में उस क्षमता की आवश्यकता होती है जिसे समूहन यानी ग्रुप समूहन उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण और अव्यक्त के संवर्धन के लिए तथा मुक्त बाजार व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक संरक्षण के रूप में अपने लिए अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसर सृजित करने के लिए प्रदान करते हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कृषि का समूह उपागम यानी ग्रुप अप्रोच विशेषतः ऊर्ध्वगामी कृषि, ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है बॉटम टू टॉप कृषि उत्पाद समूहों के रूप में कृषि उत्पादकता वृद्धि के साथ साथ निर्धनता उन्मूलन तथा निर्धनों के सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। तथापि इस संभावना को साकार करने हेतु आवश्यक होगा कि समूह की प्रकृति स्वैच्छिक, आकार छोटा, निर्णयन में सहभागिता तथा कार्य आवंटन और लाभ संवितरण में साम्य मूलकता हो। विविध संदर्भों में जैसे संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में ऐसे समूहों के अनेक उल्लेखनीय उदाहरण हैं। ये सभी निश्चित परिस्थितियों में सफल सहभागिता की संभावनाओं के साक्ष्य वहन करते हैं और यद्यपि संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में परिवार सहकारिताओं का लिंग प्रभाव अनिश्चित है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो संक्रमण अर्थव्यवस्थाएं इनमें परिवार सहकारिताओं का लिंग प्रभाव अनिश्चित है, किंतु महिला मात्र आधारित समूह कृषि के भारतीय उदाहरण महिलाओं को लाभान्वित करने की पर्याप्त संभावनाओं को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम जो है इन प्रश्नों के उत्तर खोज लेते हैं। यहाँ पे 12वां प्रश्न आपका दिया हुआ है। जो कृषि समूहन है, जैसे कि समूह आधारित कृषि है, ग्रामीण निर्धनों को क्या करती है? सशक्तिकरण प्रदान कर सकते हैं, वर्धित कृषि उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं, शोषण परक बाजारों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, कृषि वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन प्रदान कर सकते हैं। देखिए आप पैराग्राफ के इस वाले पोर्शन में जब जाएंगे, यानी जो समूह जो आप कहा जा रहा है, यानी कि जो समूहन बना के आप जो करेंगे, जो समूह उपागम अपनाएंगे अप्रोच, यानी ग्रुप में आप खेती करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? ऊर्ध्वगामी कृषि उत्पाद समूहों के रूप में जब होंगे तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, निर्धनता आपकी जो है निर्धनता कम होगी, निर्धनों का सशक्तिकरण होगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पर आपका पहली बात यहाँ पे क्या निकल कर आएगी? यानी 12वें का आपका जो पहला वाला है ये आपका कथन सही हो जाएगा कि पहली बात सशक्तिकरण प्रदान कर सकते हैं, वर्धित कृषि उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं। यानी वर्धित का मतलब क्या है कि जो भी उत्पाद वो उगाएंगे ग्रुप में उसका मूल्य उन्हें अच्छा खासा मिल जाएगा, तो ये मूल्य वर्धन हो जाएगा। यानी वर्धित कृषि उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं। शोषण परक बाजारों के विरुद्ध सुरक्षण प्रदान कर सकते हैं। यानी जब ग्रुप में होंगे लोग, यानी जब सामूहिक अप्रोच अपनाएंगे खेती में तो क्या होगा? उनका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक फैक्ट है। यानी आप ये देखेंगे पूरा पैराग्राफ तो यहाँ पर यही बात बताई गई है इस पैराग्राफ में, ये यहाँ से यहाँ जिक्र किया गया है। चौथा वाला कहा गया कि कृषि वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन प्रदान कर सकते हैं। देखिए अतिरिक्त का मतलब होता है सरप्लस, यानी हमने जो अनाज उपजाया, मान लीजिए हमें 100 टन अनाज उपजाना था लेकिन हमारे पास 120 टन अनाज हो गया, 100 टन हमने बेच दिया, 20 टन अपने पास रख लिया, तो अतिरिक्त उत्पादन की तो बात कही नहीं गई है। यहाँ पे साफ जो बात कही गई है वो क्या बात कही गई है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ निर्धनता उन्मूलन, निर्धनों के सशक्तिकरण की बात यहाँ पे कही गई है। यहाँ अतिरिक्त उत्पादन की बात नहीं कही गई है, ठीक है। यानी उनको उनकी जो कीमत है वो दिलाने की बात की गई है, अतिरिक्त उत्पादन की बात नहीं की। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है कि ऐसा उत्पादन जो कि उगाने वाले के पास बच जाए, ठीक है, यानी कि हमारे पास रह जाए। तो यहाँ अतिरिक्त उत्पादन की बात यहाँ पे नहीं कही गई है। तो यहाँ पर केवल आपका बी वाला, यानी केवल 1, 2 और 3 कथन सही है। तो आंसर है आपका 12वें का बी। 13वां प्रश्न है अब आपका, लिंग प्रभाव से लेखक का क्या तात्पर्य है? यानी जो लिंग प्रभाव का जिक्र किया है, यानी पैराग्राफ के नीचे किया गया है यहाँ पर, तो इसका क्या आशय है? महिलाएं सहकारिताओं में संदेहास्पद सहभागी हैं, परिवार सहकारिताओं में महिलाएं सम्मिलित नहीं भी हो सकती हैं, समूह कृषि से लाभान्वित होती महिलाएं, संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की भूमिका अत्यंत प्रतिबंधात्मक है।
देखिए यहाँ पर जो लिंग प्रभाव से लेखक का ये तात्पर्य है, जो समूह कृषि हो रही है उसमें महिलाएं आजकल आप देख रहे होंगे ग्रामीण परिवेशों में, खास करके जो छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा झारखंड वगैरह है, इनमें आपने तमाम जगह आपने देखा होगा, सुना होगा। कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में भी ये बात जिक्र की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समूह कृषि है, यानी जो ग्रुप जो एग्रीकल्चर यानी कि पूरे समूह में कोऑपरेटिव जो खेती हो रही है, तो उसमें आपने देखा होगा समूह कृषि में महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। तो समूह कृषि से लाभान्वित होती महिलाएं, और ये बात आपके पैराग्राफ के इस लाइन में भी ये बात यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बोली गई है। यानी महिला मात्र आधारित समूह कृषि से भारतीय उदाहरण महिलाओं को लाभान्वित करने की पर्याप्त संभावनाओं को बताते हैं। तो आपका यहाँ पर सी वाला कथन सही है। 14वां आपका जो प्रश्न है, निम्नलिखित धारणाओं पर विचार कीजिए, और इसके उपरांत आपको पूछा गया है उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में इन धारणाओं में से कौन सा वैध है, यानी इन धारणाओं में से कौन सा वैध है। संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में कृषि समूहों का होना अनिवार्य है। सेकंड, कृषि के प्रति समूह पागम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। देखिए पहला वाला ये बात कहीं नहीं कही गई है पूरे में कि संक्रमण अर्थव्यवस्था में कृषि समूहन होने ही चाहिए, ये बात आपके पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं कही गई है। हाँ, ये बात जरूर कही गई है कि कृषि के प्रति जो समूह उपागम अप्रोच है, इससे हम कृषि की जो प्रोडक्टिविटी है ये बढ़ा सकते हैं, ये बात जरूर कही गई है। तो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर होगा आपका बी, केवल सेकंड। अब देखिए आपका 5वां परिच्छेद है, परिच्छेद 5 है, विशिष्ट पश्चिमी उदारवादी संदर्भ में लोकतंत्र का और गहरा होना उदारवादी मूल्यों के समेकन की ओर ले जाता है। भारतीय समेकन का मतलब कंसोलिडेशन। भारतीय संदर्भ में लोकतंत्रीकरण लोगों की बृहत्तर भागीदारी में परिणत होता है, जिसमें लोग व्यक्तियों के रूप में नहीं, जो कि उदारवादी चिंतन का मुख्य विषय है, बल्कि समुदायों या समूह के रूप में शामिल होते हैं। यानी कि कंपेयर किया गया है जो पश्चिमी लोकतंत्र है, पश्चिमी लोकतंत्र की जो उदारवादी संदर्भ है उसके बारे में, और भारतीय संदर्भ में लोकतंत्र का क्या वैल्यू है उसके बारे में कंपेयर किया गया है। जैसे पश्चिमी लोकतंत्र में आप देखेंगे कि लोकतंत्र का क्या है का और गहरा होना उदारवादी मूल्यों के समीकरण की, यानी वहाँ पर जब पश्चिमी लोकतंत्र में जब लोकतंत्र बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो वहाँ पर जो उदारवादी मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं कम होते चले जाते हैं। जबकि भारतीय संदर्भ में बात कही गई कि भारतीय संदर्भ में लोकतंत्रीकरण लोगों की बृहत्तर भागीदारी में परिणत होता है, जिसमें लोग व्यक्तियों के रूप में नहीं, यहाँ पे मतलब जब हमारे यहाँ लोकतंत्र में लोगों की जब भागीदारी बढ़ती है तो क्या होता है, लोग अपने आप खुद को नहीं देखते हैं, बल्कि जो कि उदारवादी चिंतन का मुख्य विषय है, बल्कि समुदायों या समूहों के रूप में शामिल होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारे यहाँ जब लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ती है तो लोग क्या है अपने आप को केवल इंडिविजुअल के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि अपने समुदाय या समूह के रूप में अपने को शामिल पाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्ति व्यष्टिक का मतलब होता है माइक्रो, सूक्ष्म, ठीक है, यानी एटम जो है वो व्यष्टिक उसे बोला जाता है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्ति व्यष्टिक व्यक्तियों के रूप में नहीं है, बल्कि धर्म या जाति लिखा हुआ है, जाति की पहचान के आधार पर बने आद्य समुदायों के सदस्यों के रूप में शामिल हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम किसी व्यक्ति को भारत में उठाकर देखें तो व्यक्ति क्या है, अकेला नहीं है, यानी सिंगल नहीं है, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं धर्म या जाति की पहचान के आधार पर अपने जो समुदाय हैं इनके सदस्यों में वो शामिल हो रहे हैं। सामुदायिक पहचान एक नियंत्रक बल प्रतीत होती है, अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि तथा कथित परिधीय समूह राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होते समय अपनी पहचानों को सामाजिक समूहों यानी जाति, धर्म या पंथ से जिनके वे सदस्य हैं जोड़कर बनाए रखना जारी रखते हैं। यद्यपि उन सभी राजनीतिक लक्ष्य न्यूनाधिक समान बने रहते हैं। भारत में लोकतंत्र में उपांतीय का मतलब है मार्जिनल, जो हाशिए पर रहे लोग हैं उनके बारे में बताया गया है कि भारत में लोकतंत्र ने उपांतीय लोगों की राजनीतिक आवाज़ को सुस्पष्ट करने में सहायता कर सामाजिक निकोचों को शिथिल करने की ओर प्रेरित किया है, और उपांतीय लोगों को यह शक्ति प्रदान की है कि वे जिन सामाजिक आर्थिक दशाओं में हैं उन्हें सुधारने की अपनी योग्यता के बारे में आश्वस्त हों। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोक शासन के लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर उच्चतर जाति के अवजनों से विभिन्न उपाश्रित समूहों में सार्थक शक्ति हस्तांतरण करने के माध्यम से एक मूक क्रांति का कारण बनी थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि लोकतंत्र के माध्यम से जो आपके उच्चतर जातियों के हाथ में कभी वर्चस्व रहा था सत्ता का, तो लोकतंत्र ने क्या किया है, उच्चतर जातियों के हाथ से सत्ता निकालकर जो उनके अधीन जो जातियां रही हैं उनके हाथ में दे दी है। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि ये शक्ति हस्तांतरण करने का एक मुख्य क्रांति का साधन भी मानी गई है लोकतंत्र को। तो ये बात यहाँ पर आपके पैराग्राफ से निकल कर आ रही है, पैराग्राफ की अंतिम लाइन से ये बात निकल कर आ रही है। 15वां प्रश्न है अब इसी से, पश्चिमी संदर्भ में लोकतंत्र के और गहरे होने से क्या आशय है। यानी पश्चिमी संदर्भ में अगर लोकतंत्र और गहरा हो जाता है उसका क्या आशय है। समूह एवं वर्ग पहचानों का समेकन, लोगों की बृहत्तर भागीदारी में परिणत लोकतंत्रीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्तियों की व्यष्टिक रूप में बृहत्तर भागीदारी के रूप में लोकतंत्रीकरण। देखिए पश्चिमी संदर्भ में
जो क्या है कि पश्चिमी संदर्भ में अगर लोकतंत्र बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेता है, अकेला कर लेता है। जबकि भारत में इसका उल्टा है। भारत में क्या है, जब व्यक्ति जो है लोकतंत्र में हिस्सा लेता है तो क्या करता है, अपना समूह का या फिर पूरे समाज का हिस्सा अपने आप को मानता है। जबकि यहाँ पे पश्चिम में अलग है। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में जब लोकतंत्र का विचार और ज़्यादा गहरा होने लगता है तो व्यक्ति अपने आप को इंडिविजुअल के रूप में लगा देता है, यानी हम बिल्कुल समाज से अलग हो गए, हम तो लोकतंत्र हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारे अधिकार हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट कर लेता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 15वें का सी वाला कथन आपका सही है, ठीक है। ए और बी दोनों कथन आपके गलत हैं। 16वां आपका जो प्रश्न है, भारत में बृहत्तर लोकतंत्रीकरण किसका अनिवार्य रूप से कारण नहीं बना है, यानी भारत में जो बहुत ज़्यादा लोकतंत्रीकरण हुआ है किसका अनिवार्य रूप से कारण नहीं बना है, यहाँ पे आपको बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र में जाति एवं सामुदायिक पहचानों का मंद होना, भारतीय राजनीति में नियंत्रण बल के रूप में समुदाय पहचान का असंगत होना, समाज में अभिजन समूहों का उपांतीय होना, वर्ग पहचानों के ऊपर वंशागत पहचानों की सापेक्ष महत्वहीनता होना। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो भारत में जो 72 लोकतंत्रीकरण है तो ये किसका अनिवार्य रूप से कारण नहीं बना है, ये आपका बी वाले का है, यानी कि समुदाय, यानी कि यहाँ पर आप देखें जो समुदाय पहचान है एक नियंत्रक बल के रूप में असंगत दिखाई देती है यहाँ पर, तो ये इसका कारण नहीं बना है, ठीक है। यानी समुदाय पहचान का के असंगत होने का कारण ये आपके यहाँ लोकतंत्रीकरण नहीं बना है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन आपका ज़्यादा सही है, ए, सी और डी कथन आपके गलत हैं। 17वां आपका प्रश्न है, वह मूक क्रांति क्या है जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में घटित हुई है। राजनीतिक प्रक्रिया में जाति एवं वर्ग सोपानों की असंगतता, मतदान व्यवहार एवं प्रतिरूपों में सामाजिक निकोचों का ढीला होना, उच्चतर जाति अभिजन से उपाश्रित समूहों में शक्ति हस्तांतरण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन, ये वाला कथन आपका सही है, क्योंकि आपके पैराग्राफ की अंतिम लाइन में ये बात कही गई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, आप समझ में आ जाएगा कि ये एक साधन है, इसके जरिए क्या हुआ है, जो उच्चतर जाति के अभिजन है इनके हाथ से विभिन्न उपाश्रित समूहों में शक्ति हस्तांतरण हुआ है और ये आपके एक मूक क्रांति का कारण ये बना था, ये बात बताई गई है। तो यहाँ पर आपका 17वें का आंसर होगा आपका सी वाला। अब आपका 6वां परिच्छेद है, शिक्षा का निसंदेह एक महत्वपूर्ण कार्यपरक नैमित्तिक तथा उपयोगितावादी, नैमित्तिक का मतलब है इंस्ट्रूमेंटल आयाम होता है। यह तब उद्घाटित होता है जब कोई इस तरह के प्रश्न पूछे जैसे कि शिक्षा का प्रयोजन क्या है। बहुधा इसके उत्तर होते हैं रोजगार, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए अर्हताएं अर्जित करना और व्यापक या उच्चतर आय के संदर्भ में अवसर प्राप्त करना, राष्ट्रीय विकास हेतु विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। परंतु अपने गहनतम अर्थ में शिक्षा नैमित्तिक नहीं है। कहने का आशय यह है, इसका स्वयं मात्र से परे औचित्य नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह औपचारिक कौशलों या कतिपय निश्चित वांछित मनोवैज्ञानिक सामाजिक गुणों के अर्जन की ओर ले जाती है। यह स्वयं में ही समादरणीय है। समादरणीय का मतलब है रेस्पेक्टफुल है। इस तरह शिक्षा कोई वस्तु नहीं जिसे अर्जित कर या जिससे स्वयं को संपन्न कर तत्पश्चात उसका इस्तेमाल किया जाए, बल्कि यह व्यक्तियों तथा समाज के लिए एक अपरिमित महत्व रखने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि इसमें अपार उपयोग मूल्य हो सकता है और होता है। अतएव शिक्षा विस्तारण एवं रूपांतरण की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों को इंजीनियरों या फिर डॉक्टरों में बदलने के अर्थ में नहीं, बल्कि मन को विस्तारण एवं परिवर्तन सृजन, पोषण एवं आत्मविवेचनात्मक बोध का विकास तथा विचार की स्वतंत्रता प्रदान करने के अर्थ में यह नैतिक बौद्धिक विकास की आंतरिक प्रक्रिया है। अब आपका 18वां प्रश्न ऐसी से है, आप शिक्षा को नैमित्तिक दृष्टिकोण से क्या समझते हैं, यानी आप शिक्षा की जो नैमित्तिक दृष्टिकोण है इससे क्या समझते हैं। पहला, शिक्षा अपने प्रयोजनों में कार्यपरक और उपयोगितावादी है। शिक्षा का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है। शिक्षा का प्रयोजन मानव बुद्धि को प्रशिक्षित करना है। शिक्षा का उद्देश्य नैतिक विकास की प्राप्ति है। देखिए आपका ये वाला पैराग्राफ, यानी शिक्षा का क्या है मतलब है, शिक्षा का प्रयोजन क्या है, इसका जो उत्तर मिल रहा है आपको रोजगार, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक उत्तर दिया गया है। इस उत्तर से ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से निकल कर आ रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है। तो आपका 18वें का बी वाला यहाँ पर आंसर होगा। 19वां प्रश्न है अब आपका, परिच्छेद के अनुसार शिक्षा को स्वयं मात्र में समादरणीय यानी रेस्पेक्टफुल क्यों होना ही चाहिए। क्योंकि यह रोजगार के लिए अर्हताओं के अर्जन में सहायक होती है, क्योंकि यह ऊर्ध्वगामी गतिशीलता व सामाजिक स्तर पर प्राप्त करने में सहायक होती है, क्योंकि यह नैतिक व बौद्धिक विकास की आंतरिक प्रक्रिया है। देखिए आपके जो पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में शिक्षा को केवल इंस्ट्रूमेंट से बढ़कर माना गया है, यानी शिक्षा को यहाँ पर नैतिक गुणों का अर्जन करने वाला माना गया है, यानी कि यहाँ पर नैतिक बौद्धिक विकास की आंतरिक प्रक्रिया यहाँ पर माना गया है। ये बात लिखी हुई है यहाँ पर, यानी पैराग्राफ की अंतिम लाइन में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है।
तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, क्योंकि यह नैतिक व बौद्धिक विकास की आंतरिक प्रक्रिया है, यानी 19वें का आंसर होगा आपका सी। 20वां है आपका, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों को प्रशिक्षित वृत्तिकों के रूप में बदला जाता है, उच्च आय के अवसरों का सृजन होता है, व्यक्तियों में आत्मविवेचनात्मक बोध और विचार की स्वतंत्रता का विकास होता है, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए अर्हताओं का अर्जन होता है। देखिए फिर से मैं चलता हूं पैराग्राफ पर, आप ये देखेंगे, यानी शिक्षा का जो विस्तारण बताया गया है, किसमें शिक्षा का विस्तारण एवं रूपांतरण की जो प्रक्रिया है, इससे क्या होता है, इससे मन को विस्तारण एवं परिवर्तन सृजन, पोषण एवं आत्मविवेचनात्मक बोध का विकास और विचार की स्वतंत्रता प्रदान करने के अर्थ में इसका विस्तारण होता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा 20वें का सी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप लोगों में से ही ये इस बात का कमेंट आया था कि वीडियो के जो आपके सीसेट के जो पेपर हैं उनको आप विभक्त करके पढ़ाएं, यानी एक पेपर के 2 या 3 पार्ट कर दें, जिससे कि हमें देखने में भी आसानी हो। तो इस बात को मैंने ध्यान में रखा है। तो आज वाली वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अगली वाले में भी मैं 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो ऐसे करके आपके सीसेट के जो भी पेपर हैं वो 3-3 पार्ट में आपको मैं कवर करवा दूंगा। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।